हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, हमारे चैनल पे इग्नू के सभी कोर्सेज का आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वीडियो लाया जाता है। तो इसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सब्जेक्ट कोड BHIE 143 पर्यावरण का इतिहास, और इसके हम ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सभी क्वेश्चन और आंसर कुछ इस प्रकार से तैयार किए गए हैं कि ये आपके सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक को कवर करते हैं। प्रीवियस सेशन और प्रीवियस ईयर में भी इन टॉपिक से क्वेश्चंस बने हैं, इसीलिए यहाँ पे हम आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF लेकर आए हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये PDF आपको मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये PDF केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि हमारे सब्सक्राइबर होंगे। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर पहली बार देख रहे हो तो, और हमारे इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें। ये PDF आपको किस प्रकार से मिलेगा उसके लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखें, अदरवाइज ये PDF आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टडी करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का हो सकता है, नदी घाटी सभ्यताओं द्वारा किस प्रकार जल संसाधन जो है उनका प्रबंधन किया जाता था। तो नदी घाटी सभ्यताओं के बारे में पूछा गया है। तो नदी घाटी सभ्यताएं वो होती है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नदी के आसपास जो सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश हुई थी, तो उनकी बात कर रहा है। तो इसमें मोटे तौर पे जो हम देखें या मुख्य तौर पे तो 3 सभ्यताओं की बात करेंगे, जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता आएगी। इसमें आप हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता। तो इन 3 संस्थाओं में जल का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता था वो आपको बताना है। तो अगर हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, जिसमें कि हम हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं, तो ये सभ्यता का कालक्रम जो था वो था 3300 से 1300 BCE तक। और इस समय का जो जल प्रबंधन जो तंत्र था या प्रणाली थी बहुत अधिक विकसित देखने को मिलती है। पहले के वीडियोस में मैंने आपको इसके बारे में एक टॉपिक कवर कराया था हड़प्पा सभ्यता का, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में जल प्रबंधन के लिए नालियों का प्रयोग किया जाता था और पाइपलाइन की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा वहां पे हमें बड़े बड़े जो है जल के लिए कुंड बनाए गए थे, कुएं देखने को मिलते हैं, जलाशय देखने को मिलते हैं और पानी की टंकियों का निर्माण किया गया था। इसके अलावा जल निकासी के लिए वहां पे जो है नालियों का प्रयोग किया गया था कि किस प्रकार से घरों का जो पानी है वो नाले के द्वारा बाहर चले आए, और बाढ़ और जल भराव की स्थिति में भी ये पाइप व्यवस्था काफी कारगर थी। तो ये थी उस समय की जल प्रबंधन या जल संसाधनों के बारे में इसमें आप लिख सकते हैं। दूसरा आप इसमें जिक्र दे सकते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता की। तो ये सभ्यता 3500 से लेकर 539 BCE तक रही, और इस समय भी देखें तो जल जो था उस समय के जीवन यापन का मुख्य स्रोत थी। और मेसोपोटामिया के आसपास शहरों में जो नदियां थी उसमें प्रमुख थी टिग्रिस और यूफ्रेटिस। ठीक है, यूफ्रेटिस नदियां बहती थी और इसी नदियों से वहां की जलापूर्ति पूरी होती थी और कृषि का काम भी इसी से होता था। तो वहां पे इन नदियों को सिंचाई प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाता था। तो उसके प्रबंधन के लिए इन लोगों ने नहर का निर्माण किया था। इसके अलावा बांधों का निर्माण भी हमें मेसोपोटामिया में देखने को मिलता था। फिर अब हम बात करें अगर मिस्र सभ्यता की, तो ये कालखंड रहा 3000 से लेकर 30 BCE तक का समय, और ये सभ्यता यानी कि मेसोपोटामिया आपका रहा नील नदी के आसपास, ठीक है, उसके किनारे। तो यहाँ पे नील नदी का जल प्रबंधन में और जल की उपयोगिता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जल के स्रोत के द्वारा ही ये लोग परिवहन यानी नावों के द्वारा परिवहन और व्यापार वगैरह करते थे। सिंचाई का मुख्य स्रोत भी यही था। और उस समय अगर मिस्र सभ्यता में देखें तो बांध बनाए जाते थे, जिन बांधों का क्या करते थे ये लोग पानी को सेव करने के लिए इस्तेमाल करते थे, और जो है नदियों के द्वारा नहर बनाकर नहर के माध्यम से ये पानी को खेतों तक पहुंचाते थे नालियों के द्वारा। ठीक है, और पाइपलाइन व्यवस्था हमें उस समय भी देखने को मिलती थी। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, संपोषण के लिए संरक्षण के महत्व की चर्चा कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया गया है, लेकिन ध्यान रहे उस PDF को आप तभी ओपन कर पाएंगे जब उसमें एक आप पासवर्ड फिल करेंगे, क्योंकि वो PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और पासवर्ड भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको मुझे मैसेज करने या कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, इस वीडियो में ही स्क्रीन पे ही आपके सामने पासवर्ड आ जाएगा। उस पासवर्ड को डालेंगे, 6 डिजिट का वो पासवर्ड होगा, उसको डालते ही आपका PDF ओपन हो जाएगा।
तो संपोषण के लिए संरक्षण के महत्व को बताना है और उपनिवेशिक काल में जो संरक्षण की पद्धति थी उसके बारे में आपको चर्चा करना है। तो देखिए, संपोषण की बात करें तो इसका मतलब होता है इंग्लिश में सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, यानी कि संपोषण का यहाँ पे तात्पर्य होता है कि हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है, प्राकृतिक संसाधन हो, तो उनका कुछ इस प्रकार से उपयोग किया जाए ताकि वो हमारी आज की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भावी पीढ़ी यानी भविष्य की पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहे और वो लोग भी उसका उपयोग कर पाए। तो इस संपोषण के लिए यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरत है? संरक्षण। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे, उनको बचा कर रखेंगे, तभी तो वो भविष्य की पीढ़ी के लिए काम आएगा। तो इसी को आपको बताना है कि संरक्षण का क्या इंपॉर्टेंट है। तो संरक्षण देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्राकृतिक संसाधनों की बात की जाए जिसमें जो है जमीन की बात करी जाए, उनकी फर्टिलिटी की, उपजाऊपन की बात करें, जैव विविधता की बात करें, तो जो भी पेड़ पौधे हैं या जो स्पीसीज हैं उन सभी को बचाए रखना आवश्यक है। और अगर उपनिवेशिक काल में बात करें तो देखिए, हालांकि जो उपनिवेशिक काल रहा जो कि 1700 से 20वीं शताब्दी तक रहा, 17वीं से 20वीं, तो उनका मुख्य उद्देश्य देखिए केवल और केवल अपना लाभ कमाना था। उसी की आड़ में थोड़े बहुत इन्होंने संरक्षण पद्धतियां अपनाई या संरक्षण के लिए काम किया, लेकिन उन्हें हम कोई विशेष महत्व नहीं दे सकते। तो उसी में देखते हैं कि उन्होंने एक वन संरक्षण का नियम लागू किया, खासतौर से भारत में, जिसमें उन्होंने 1865 में जो है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू किया। तो इस फॉरेस्ट एक्ट का जो अधिकतम लाभ मिलना था, खैर वो तो इन्हीं को मिलना था। इन्होंने बाहरी लोगों का प्रवेश उस पर रोक लगा दिया था और उसके आड़ में ये कहा कि इससे वनों का जो है संरक्षण होगा, क्योंकि उसका उपयोग सही से होगा, कोई भी आके उसको कटिंग वगैरह पेड़ों का नहीं कर सकता, तो इस तरीके से बच जाएगा। इसके अलावा अगर जल संसाधन की बात करें तो इन्होंने अपने ही फायदे के लिए सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने के लिए बांध वगैरह का और नहरों वगैरह का निर्माण किया। तो ये उस समय की जल के लिए नहरों का प्रबंधन वगैरह और सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता था। इसके लिए अगर भूमि की बात करें तो आप भली भांति जाहिर है कि भूमि सुधार कार्यक्रम जितने भी अंग्रेजों द्वारा किए गए वो सब के सब लाभ केवल उन्हीं को मिले, अपने लाभ के लिए किए गए कार्य थे और बहुत नाम मात्र का उसका फायदा भूमि संरक्षण के लिए मिला। क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं उनके द्वारा जो है नील की खेती करने के लिए फोकस किया जाता था, किसानों को मजबूर किया जाता था, जिससे कि भूमि की उपजाऊपन खराब हो जाती थी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय दर्शन में वनों तथा जल के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, अगर जल और वन की बात करें, पेड़ पौधों की, तो भारतीय दर्शन में चाहे हमारा सांस्कृतिक पहलू हो, धार्मिक पहलू हो या दार्शनिक पहलू हो, इन तीनों में ही वनों का और जल का बहुत विशेष महत्व रहा है। इसको मैं देखिए ओवरऑल आपको समझा दूंगा, आप बिल्कुल आसानी से इसका आंसर लिख लेंगे, बहुत सिंपल है। पीडीएफ बाकी आपको मिल ही जाएगा, तो उसमें आप रीड कर लीजिएगा। तो देखिए, धार्मिक क्षेत्र पे अगर देखें तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं हमारे घरों में कभी भी कोई भी पूजा पाठ का कार्य हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका आता है? तुलसी के पौधे का आएगा। तो यहाँ पे जो है वन के रूप में तुलसी का पौधा उपयोगी हो गया, केले का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम पूजा पाठ में अपने इस्तेमाल करते हैं धार्मिक कार्यों में। इसके अलावा दर्शन की बात करें तो दर्शन में भी हमारा जो दर्शन शास्त्र रहा है, महाभारत के समय में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी इन पेड़ पौधों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जिसमें कि मैंने आपको बताया तुलसी, केला, आम का पेड़, ठीक है, बड़ का पेड़, तो और यहाँ तक कि हमारे जो फास्ट वगैरह भी होते हैं, जो पूजा पाठ होता है, जो व्रत होते हैं, वो भी पेड़ पौधों से संबंधित होते हैं। इसमें आपने एक जो है वट सावित्री सुना होगा, तुलसी विवाह के बारे में सुना होगा, नवग्रह वृक्षों की पूजा के बारे में सुना होगा। इसके अलावा अगर हम जल की बात करें तो जल को भी ना केवल जीवन का स्रोत है, बल्कि उसे भी कई अन्य तरीके से इंपॉर्टेंट माना जाता है। वो सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। उसके अलावा शुद्धिकरण के लिए आप देखेंगे कि गंगा जल का प्रयोग किया जाता है, कहीं भी अगर शुद्धिकरण करना हो। गंगा में स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है। इसके अलावा गंगा, यमुना, सरस्वती जितनी भी नदियां हैं, हमारे देश में नदियों को देवी माना जाता है, उनको पूजा जाता है। तो ये महत्व था, ये आई होप आप इसको समझ गए होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका शॉर्ट नोट से रिलेटेड, जिसमें पहला शॉर्ट नोट्स आता है हमारा अभिनव युग के बारे में। तो अभिनव युग जिसे कि होलोसीन भी कहा जाता है। तो अभिनव युग होलोसीन जो था पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कालखंड था। और ये जो कालखंड था ये लगभग 11,700 वर्ष पहले समाप्त हुआ। जो एक वर्ष समाप्त हुआ, युग समाप्त हुआ फिलिस्टोसिन्स, तो इसके बाद जो शुरू हुआ उसको कहते हैं हम हिलोसिन, ठीक है। एक युग था जिसे हम कहते हैं
प्लीस्टोसिन। तो प्लीस्टोसिन के बाद जो युग आया उसको कहते हैं होलोसिन। ठीक है, और आज के युग में हम जो देखते हैं, जो मानव सभ्यता है, तो उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत ये होलोसिन युग से ही हुई थी। होलोसिन में देखते हैं कि जो जलवायु थी वो स्थिर होना शुरू हो गई थी और इस अनुकूल हो गई कि वो मानव जीवन के लिए अनुकूल साबित होने लग गई। और इस युग में, होलोसिन युग में देखते हैं कि लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह खाना बदोश वाली जिंदगी छोड़कर अब पशुपालन करना शुरू कर दिया। कृषि समाज की नींव भी इसी समय पड़ी थी। इसके अलावा स्थायी बस्तियां और सभ्यताओं का जो शुरुआत हुई इसी दौर में हमें देखने को मिला और इसी दौर में कला, विज्ञान और संस्कृति की भी प्रगति हुई। ठीक है, यह शॉर्ट नोट्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका खानाबदोश समूह। तो खानाबदोश समूह वो होते हैं जो कि अपने जीवन यापन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे भ्रमण करते रहते हैं। और ये भ्रमण क्यों करते हैं? ये करते हैं संसाधनों की खोज में। ये एक जगह पे एकत्रित होंगे, रहेंगे कुछ टाइम तक, वहाँ के संसाधनों का उपयोग करेंगे, वहाँ के पेड़ पौधों से लगे फल फूल का सेवन करेंगे, वहाँ जो आसपास शिकार होगा उनको मारेंगे, जीवन यापन करेंगे। फिर वो जब समाप्त हो जाएगा तो एक नई जगह पे मूव करेंगे। तो ये थे खानाबदोश समूह जो कि अपने आवश्यकता के लिए, संसाधनों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जीवन यापन करते रहते थे। और ये कहाँ जाते थे? ऐसी जगह पे जहाँ पे जंगल हो, पहाड़ हो, घास का मैदान हो और पानी का स्रोत हो। इसके अलावा जो इनको शिकार के जीव जंतु वहाँ पे मिल जाए। लेकिन ये धीरे धीरे खानाबदोश समूह जो है लिप्त होते गए क्योंकि इन्होंने एक जगह पे एकत्रित होकर बस्तियां बनाकर रहना शुरू कर दिया और कृषि पद्धति का इन्होंने शुरुआत कर दी। फिर आता है मध्य युग में विदेशी जानवरों का आदान प्रदान। मध्य युग की बात करें तो ये युग रहा आपका 5वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान। और इस युग में जो एक देश से दूसरे देश में यात्राएं की जाती थी, व्यापार किए जाते थे, तो उसमें जानवरों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। सभी देश में कुछ ना कुछ जानवर होते थे और सभी देश में उनका कुछ ना कुछ उपयोग होता था। जैसे कि अगर हम बाहरी देश में, यूरोपीय देशों में बात करें तो वहाँ पे घोड़ों का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता था परिवहन के लिए। ठीक है, तो वो घोड़ों का लेन देन करते थे। हमारे देश में अगर बात करें तो हाथी का प्रयोग युद्ध के लिए और सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर पूजा पाठ के लिए काफ़ी ज़्यादा किया जाता था, तो हम अन्य देश से हाथी ले लेते थे। इसके अलावा विभिन्न जो और जीव जंतु थे, जैसे ऊंट था, कुत्ता था और विभिन्न प्रकार के जो पशु पक्षी थे, तो एक देश का दूसरे देश से आदान प्रदान उस समय व्यापार के रूप में चलता रहता था, जिसके कई फायदे थे। वो जो है उनके फूड का सोर्सेस भी था। ठीक है, इसके अलावा यातायात के साधन के लिए उनके काम आते थे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट आता है आपका प्रारंभिक आधुनिक काल में अकाल। तो प्रारंभिक आधुनिक काल जो कि समय था 15वीं से आपका 18वीं शताब्दी के बीच में। तो इस समय जो है हमें एक चीज बहुत देखने को मिलती थी और वो थी अकाल। तो अकाल जो था इसका बहुत भयंकर परिणाम पड़ता था। और अकाल क्यों होते थे? इसके भी कई रीजन थे। एक तो जो है खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाता था। ठीक है, सूखा पड़ गया कहीं पे या बहुत अधिक वर्षा हो गई कहीं पे, तो कृषि व्यवस्था पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाती थी, जिसकी वजह से हमें अकाल देखने को मिलता था। इसके अलावा अकाल के कई अन्य और कारण थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण था आर्थिक और राजनीतिक कारण। तो आर्थिक और राजनीतिक कारण में क्या देखते हैं कि उस समय हमारे देश की अगर बात करें भारत में, तो हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन था। तो ब्रिटिश शासन की जो उस समय की कृषि नीतियां थी या आर्थिक नीतियां थी वो इस प्रकार की थी कि वो खेतों का शोषण करते थे, मजदूरों का शोषण करते थे, उनसे बहुत अधिक टैक्स लेते थे और खाद्यान्न फसलों को उत्पादन करने की जगह वो अपने रॉ मटीरियलों का उत्पादन करवाते थे, जिससे कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा भूखमरी, अकाल और पलायन जैसी समस्या उत्पन्न होती थी। और ये जब भूखमरी, फूड की कमी हो जाती थी, फ्रूट का एहसास आ जाता था, तो इसकी वजह से लोगों में त्राहिमाम मच जाता था और ये हिंसक विद्रोह में भी बदल जाता था। तो इसके बहुत सारे भयंकर परिणाम देखने को मिले। जो लोग कहते हैं अक्सर कि ब्रिटिशियर्स का आने का भारत में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, तो कभी आप एक बार अकाल के बारे में पढ़ें, जिसमें कि हर साल लाखों लोग भारत में भूखमरी से और अकाल से मारे जाते थे और इसका सिर्फ और सिर्फ कारण थे अंग्रेज लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका, भारत में स्वास्थ्य संबंधित नीतियों के बारे में बताना है। तो भारत में अगर स्वास्थ्य की बात करें तो हालांकि बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं की कही जा सकती, लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार द्वारा समय समय पे अनेक ऐसे प्रयास किए गए या नीतियों को लागू किया गया जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बताए जा सकते हैं, जिसमें कि एक इंपॉर्टेंट रोल रहा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में। तो 1983 में जो पहली स्वास्थ्य नीति बनाई गई, इसका उद्देश्य था कि देश भर में प्राथमिक सेवा केंद्रों को बढ़ावा दिया जा सके, स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक किया जा सके और उनका विस्तार सभी क्षेत्रों में किया जा सके। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण और जो समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया कि सभी लोगों तक प्राथमिक स्वास्थ्य तो कम से कम पहुंच सके, जो भी पिछड़े इलाके हैं वहां तक स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिल सके।
फिर आता है इसमें आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002। तो सन 2002 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में संशोधन किया गया ताकि स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है उसमें सुधार लाया जाए और जो सकल घरेलू उत्पाद जो हमारा जीडीपी था उसके 2 से 3% को हमने स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया। और इसमें प्राथमिक जो स्वास्थ्य सेवा थी उसको बढ़ावा देने के साथ साथ जो महामारियां थी या जो संक्रमण रोग थे जैसे कि मलेरिया, पोलियो और टीबी, तो इनके नियंत्रण पे विशेष महत्व दिया गया। फिर आता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 जिसे कि NRHM कहा जाता है। तो 2005 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सही करना शुरू किया, उनको समृद्ध करना शुरू किया, स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पे फोकस किया गया। फिर आता है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2018 जिसे कि आप आयुष्मान भारत के नाम से जानते होंगे। तो ये प्रधानमंत्री का जन आरोग्य योजना था जिसे PMJAY शॉर्ट फॉर्म में भी कहा जाता है। 2018 इसकी शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य था कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको एक 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड करवाया जाए तो ताकि वो स्वास्थ्य क्षेत्र में निर्भर हो सके और जो है उनका इजीली इलाज हो सके। फिर आता है राष्ट्रीय टीकाकरण योजना जिसमें कि देखते हैं कि जो संक्रामक रोग थे उनके टीकों की शुरुआत की गई, पोलियो अभियान शुरू किया गया, जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो नवजात शिशु हैं तो उनके टीकाकरण के लिए विशेष कार्यक्रम लागू किया गया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014 में लागू किया गया। इसे भी एक बहुत बड़ी समस्या माना गया कि हमारे देश में जो भी स्वास्थ्य संबंधित मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको उजागर किया जाए, लोगों में जागरूकता फैलाया जाए और स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों के प्रति भी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है भारतीय परिस्थिति नारीवाद पर एक टिप्पणी लिखिए। तो भारतीय परिस्थिति नारीवाद के बारे में बताना है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जो नारीवादी दृष्टिकोण है उसका परिस्थिति यानी कि जो है पर्यावरण के साथ या प्रकृति के साथ किस प्रकार का संबंध है ये आपको इसमें बताना होगा। तो नारीवादी दृष्टिकोण की बात करें तो ये देखिए ना केवल सामाजिक न्याय, महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र में, प्रकृति में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे देश में जो है महिलाओं को देवी के रूप में माना जाता है। इसके अलावा जितने भी चीज़ देखेंगे, अगर नदियों को देखें तो उन्हें एज अ जो है स्त्री के रूप में देखा जा रहा है, यानी कि उनको हम देवी कहते हैं, है ना, गंगा माँ कहते हैं, सरस्वती माता कहते हैं। तो ये सभी कहीं ना कहीं नारीवाद को ही जो परिस्थिति है उसको जो है संदर्भित करता है या उसको दिखाता है। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो परिस्थितिकी तंत्र में या पर्यावरण में देखें तो नारियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रकृति के करीब है वो महिलाओं को ही माना गया है। खासतौर से अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो वहाँ पे जो जल, जंगल, जमीन है उनकी आवश्यकता जो है या उनको लाने का काम कौन करता है? महिलाएं ही करती है। जो जंगलों से लकड़ी लाना हो, पेड़ पौधे उगाना हो, जल लाना हो, तो ये सारे कार्य महिलाएं करती हैं। इसके अलावा उनके संरक्षण में भी बात करें तो आपने अनेक ऐसे उदाहरण देखे होंगे जहां पे महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया पर्यावरण को बचाने में। चिपको आंदोलन उनमें से एक प्रमुख था जिसमें कि स्थानीय महिलाओं ने पेड़ों से गले लगकर उसे चिपककर पेड़ों को रक्षा करने और उनको बचाने का प्रयास किया था। तो ये आपको इसमें आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका पर्यावरण के संरक्षण में गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ना केवल सरकार काम करती है बल्कि एनजीओ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एनजीओ जो है जागरूकता फैलाने और शिक्षा देने का काम करती है और इसके अलावा डायरेक्टली रूप से भी पेड़ पौधों के संरक्षण में काम करती है। एक इसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक जो केरल में एक जो जगह थी साइलेंट वैली, तो उसको किस प्रकार से इन एनजीओज और समाज सेवी संगठनों और आसपास के लोगों द्वारा बचाया गया। तो वहां पे हम देखते हैं कि साइलेंट वैली एक जगह थी जो कि काफी जैव विविधता और पेड़ पौधों से भरा हुआ स्थान था, जिसमें कि जल विद्युत का एक यंत्र लगाया जाना था और उसके लिए उसको नाश करना था, पेड़ पौधों को काटना था, जिसका विरोध में एनजीओस आए और उन्हीं की बदौलत साइलेंट वैली आंदोलन जो है सक्सेसफुल रहा और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसके पर्यावरण को बचाया गया और साइलेंट वैली योजना सफल रहा और जल विद्युत जो परियोजना वहाँ लागू होनी थी वो नहीं हो पाई। इसके अलावा आपदा प्रबंधन में देखिए बाढ़, भूकंप के समय तभी भी ये एनजीओस काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। तो यही आपको आंसर लिखना है। फिर आता है आपका देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कि शॉर्ट नोट्स लिखना है। एक शॉर्ट नोट में देखिए आपका साइलेंट वैली आंदोलन भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा बहुत जिक्र बता दिया
आपको, बाकी इसमें आप पढ़ लेंगे। फिर आता है पर्यावरण अध्ययन पर रिचर्ड ग्रोव का लेख। तो रिचर्ड ग्रोव जो थे वो कौन थे? ये एक प्रसिद्ध जो है पर्यावरणीय इतिहासकार थे और अनुसंधान करता था। इनका काम क्या था? इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया वो इनका ये काम था कि जो उपनिवेशीकरण जो समय था उसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में इन्होंने लेख लिखा। इन्होंने ये बताने का प्रयास किया जो उपनिवेशिक शासन था कितना गंभीर परिणाम उसका पर्यावरण के क्षेत्र में देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने अपने लाभ के लिए, ब्रिटिशियर्स ने जो है अपने लाभ के लिए पर्यावरण का कितना अधिक दोहन किया, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया। तो ये सब सारी चीजें आपको लिखनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।